एक शानदार आलीशान महल और उसके सामने रखा हुआ एक मामूली सा फूल। अगर कोई कहे कि इस एक फूल को बेचकर वो पूरा का पूरा महल खरीदा जा सकता है, तो शायद कोई भी उस इंसान को पागल ही कहेगा। लेकिन इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब ये कोई मजाक नहीं बल्कि सबसे बड़ी सच्चाई थी। हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के नेदरलैंड्स की और ट्यूलिप मेनिया की। ये दुनिया का सबसे पहला फाइनेंशियल बुलबुला था जिसने रातों रात लोगों को करोड़पति बना दिया और फिर एक ही झटके में सब कुछ खाक में मिला दिया। 10,000 गिल्डर्स, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये रकम इतनी भयंकर थी कि उस जमाने में एम्स्टर्डम की सबसे महंगी, सबसे वीआईपी नहर के किनारे एक शानदार हवेली मिल जाए। बड़े बड़े और अमीर व्यापारी भी इतना पैसा खर्च करने से पहले कई बार सोचते थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लोग ये भारी भरकम रकम किसी जमीन, सोने या महल के लिए नहीं लुटा रहे थे। ये सारा पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, सिर्फ एक ट्यूलिप के फूल के लिए। मतलब एक तरफ ईंट और पत्थर से बना एक परमानेंट घर और दूसरी तरफ एक ऐसा फूल जो कुछ ही दिनों में मुरझा जाएगा। आज ये सुनकर शायद हंसी आए, लेकिन 1636 के उस दौर में ये बिल्कुल सच था। एक ट्यूलिप बल्ब की कीमत एक भव्य एस्टेट को टक्कर दे रही थी। आखिर एक छोटे से फूल ने लोगों के दिमाग पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया था? इस पागलपन की असली शुरुआत को समझने के लिए हमें डच गोल्डन एज में चलना होगा। वो दौर जब अमीर लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। असल में ट्यूलिप यूरोप का कोई लोकल फूल नहीं था। 1554 के आसपास ये टर्की यानी उस्मानिया साम्राज्य से यूरोप पहुंचा था। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते ये नेदरलैंड्स की जमीन पर खिलने लगा। उस टाइम डच व्यापारी पूरी दुनिया से व्यापार करके बेतहाशा दौलत कमा रहे थे। अब पैसा आ गया था तो दुनिया को दिखाना भी था। ट्यूलिप के चटक और अनोखे रंग उन नए नवेले अमीरों के लिए एक परफेक्ट स्टेटस सिंबल बन गए। 1634 तक सट्टेबाजों को इसमें भयंकर मुनाफा दिखने लगा और फिर सर्दियों तक आते आते ये लालच अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन दाम इतने आसमान क्यों छू रहे थे? इसका जवाब ट्यूलिप की बायोलॉजी में छुपा है। इसे उगाना कोई मजाक नहीं था। एक छोटे से बीज से एक पूरा बल्ब बनने में 7 से 12 साल तक का लंबा वक्त लगता था। और मजे की बात तो ये है कि ये फूल साल में सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही खिलता था, वो भी अप्रैल या मई में। गर्मियों में ही इसके बल्ब को निकालकर बेचा या लगाया जा सकता था। मतलब सप्लाई एकदम कछुए की चाल से चल रही थी और डिमांड रॉकेट की तरह उड़ रही थी। यहीं से जन्म होता है लालच के एक ऐसे बाजार का, जहां से ट्यूलिप शांत और खूबसूरत बागानों से निकलकर शोर शराबे वाले शराबखानों तक पहुंच गया। अब हर कोई, चाहे वो कोई मोची हो, बड़ई हो या फिर बेकर, सबको रातों रात अमीर बनना था। लोगों को फूल से कोई लगाव नहीं था, उन्हें तो बस उस मोटे मुनाफे से प्यार था। और इन्हीं शराबखानों के शोर शराबे में दुनिया के पहले फॉर्मल फ्यूचर मार्केट की शुरुआत हुई। लोगों को तुरंत फूल चाहिए ही नहीं था, वो सिर्फ एक कागज पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे कि भाई जब सीजन आएगा तब मैं ये बल्ब इतने दाम पर खरीदूंगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट की फीस क्या थी? सिर्फ 3 गिल्डर। बस इस छोटी सी फीस ने बाजार के दरवाजे हर आम आदमी के लिए खोल दिए। और फिर शुरू हुआ असली पागलपन। सर्दियों का वो टाइम इतना बेकाबू हो चुका था कि एक ही ट्यूलिप बल्ब का कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन में 10-10 बार खरीदा और बेचा जाने लगा। फूल अभी जमीन के अंदर ही है, किसी ने उसे देखा तक नहीं, कोई डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ कागज के टुकड़ों पर उसकी कीमत हर घंटे बढ़ती जा रही थी। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां किसी के हाथ में कोई असली चीज आ ही नहीं रही, सब कुछ हवा में सिर्फ एक उम्मीद के सहारे चल रहा है। क्या ऐसा बाजार कभी टिक सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ। इस कहानी का सबसे बड़ा थ्रिलर तो अभी बाकी है, एक ऐसा वायरस जिसने सच में लोगों को करोड़पति बना दिया। असल में ये पूरी दीवानगी किसी नॉर्मल लाल या पीले ट्यूलिप के लिए नहीं थी। सबसे ज्यादा मारामारी थी ब्रोकन ट्यूलिप्स के लिए। ये वो फूल थे जिनकी पंखुड़ियों पर अलग अलग रंगों की आग की लपटों जैसी शानदार धारियां बनी होती थीं। और इन सब का निर्विवाद राजा था सेम्पर ऑगस्टस। सफेद दूधिया रंग पर गहरे लाल रंग की ऐसी डिजाइन जो देखने वाले को दीवाना कर दे। ये इतना दुर्लभ था कि कहा जाता है 1624 में 1624 में पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 12 बल्ब मौजूद थे। इसकी इसी भयंकर कमी ने इसकी कीमत को 5,500 गिल्डर्स तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस बेमिसाल खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ा
छुपा हुआ सच था, एक ऐसा सच जो उस वक्त कोई नहीं जानता था। वो शानदार धारियां कोई कुदरत का करिश्मा नहीं थीं, बल्कि वो एक वायरस का इन्फेक्शन था। जी हाँ, जिससे आज ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस कहते हैं। ये कितनी अजीब बात है ना कि जिन डिजाइनर धारियों के लिए लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा रहे थे, वो असल में एक बीमारी थी जो उस फूल को अंदर ही अंदर कमजोर करके मार रही थी। सबको लग रहा था कि ये कीमतें हमेशा ऐसे ही आसमान चीरती रहेंगी। लेकिन फिर आया फरवरी 1637 का वो मनहूस दिन, जब अचानक ये पूरा बुलबुला फूट गया। बाजार पूरी तरह से धड़ाम हो गया। शुरुआत हुई हार्लेम नाम के शहर से। एक दिन अचानक खरीदारों ने नीलामी में आने से ही मना कर दिया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने प्लग ही निकाल दिया हो। अब बाजार में सिर्फ और सिर्फ बेचने वाले खड़े थे और खरीदने वाला दूर दूर तक एक भी नहीं। रातों रात भयानक खलबली मच गई, लोगों में दहशत फैल गई और हर कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने के लिए पागलों की तरह भागने लगा। जो ट्यूलिप कुछ हफ्ते पहले 5000 गिल्डर्स में शान से बिक रहा था, क्रैश के बाद उसकी कीमत उसके पुराने दाम के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं बची। इस गिरावट की रफ्तार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। लोगों की सारी कागजी कमाई, उनके रातों रात अमीर बनने के सारे सपने एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इस पूरी घटना को इतिहास में एक डरावनी कहानी के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया ब्रिटिश लेखक चार्ल्स मैके ने। 1841 यानी 1841 में जब उनकी किताब पब्लिश हुई तो उन्होंने लिखा कि इस क्रैश से कई निवेशक पूरी तरह बर्बाद हो गए और डच अर्थव्यवस्था को एक भयंकर आर्थिक झटका लगा। बस इसी किताब के बाद ट्यूलिप मेनिया पूरी दुनिया में तबाही की एक ऐसी कहानी बन गई जिसे लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी सच है? क्या सच में पूरी डच अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी? चलिए इतिहास की सबसे बड़ी सीख को आज के नजरिए से देखते हैं। जब आज के अर्थशास्त्रियों ने इस क्रैश को गहराई से परखा तो एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। UCLA के अर्थशास्त्री अर्ल थॉमसन की रिसर्च बताती है कि इस क्रैश से नेदरलैंड्स की अर्थव्यवस्था को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि 1637 में एक कानून पास हुआ था जिसने उन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बदल दिया था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि खरीदार को पूरा पैसा देने की कोई मजबूरी ही नहीं थी। जब दाम गिरे तो खरीदारों ने बस अपनी डील कैंसिल कर दी और उनका नुकसान कितना हुआ? सिर्फ वो 3 गिल्डर की शुरुआती फीस। इस पूरे पागलपन और इंसानी बेवकूफ़ी का सबसे करारा मजाक उड़ाया था पेंटर जेन ब्रूगिल ने। उन्होंने एक ऐसी व्यंग्यात्मक पेंटिंग बनाई जिसमें सट्टेबाजों को इंसानों की जगह मूर्ख बंदरों के रूप में दिखाया गया। बंदर ट्यूलिप के बल्ब तौल रहे हैं, क्रैश के बाद अपनी बेकार हो चुकी कागजी डिग्रियों पर पेशाब कर रहे हैं और कोर्ट में खड़े होकर फूट फूट कर रो रहे हैं। ये कलाकृति एकदम सटीक आईना दिखाती है कि लालच में अंधा होकर इंसान कैसे बिना सोचे समझे काम करता है। तो आखिर इस शानदार कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? असल में ये सिर्फ एक फूल की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसानी लालच और भीड़ की मानसिकता की। चाहे वो सदियों पुराना ट्यूलिप हो या आज के ज़माने का कोई ट्रेंडिंग स्टॉक या फिर नई क्रिप्टो करेंसी, बुनियादी नियम आज भी बिल्कुल वही है। जब भी किसी चीज़ की कीमत उसकी असली वैल्यू से बहुत दूर निकल जाती है और बाजार सिर्फ हवा और हाइप पर उड़ने लगता है, तो ये पक्का है कि वो बुलबुला एक ना एक दिन फटेगा ज़रूर। उम्मीद है इतिहास के पहले फाइनेंशियल बुलबुले की ये चौंका देने वाली जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी कमाल की कहानियों को गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं।